जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बेसिकली आपके लिए ऐसे बच्चे जो क्लास 10 का बोर्ड के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इंपॉर्टेंट वीडियो क्यों है मैं इस पे बात करूंगा। तो अगला जो हमारा वीडियो आया था, जो भी क्लास वाला आपका वीडियो आया था, उसमें हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक था आपका क्लास 10 हिस्ट्री का, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो उस चैप्टर का एक बहुत ही अच्छा जो आपका एक टॉपिक था अनसेट रेनन का। उस टॉपिक में हम लोगों ने अनसेट रेनन के बारे में, क्या अनसेट रेनन कौन है, या आप बोल सकते हो कि अनसेट रेनन पर टिप्पणी करें। और दूसरा हम लोगों ने देखा था कि अनसेट रेनन ने एक विचारधारा प्रकट किया था सोबर्न विश्वविद्यालय में। और वो विचारधारा क्या था माय डियर फ्रेंड, कि राष्ट्र क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका कि अनसेट रेनन कौन है और अनसेट रेनन का जो एक राष्ट्र क्या है, इसका एक व्यापक जो मैं बोलूंगा एक परिभाषा अनसेट रेनन के द्वारा दिया गया था, इसके बारे में क्वेश्चन जो है आपको हर बार देखने के लिए मिलता है। और मैंने उसी वीडियो में आपको यह भी बताया था कि हमारे इस वाले चैनल पे, जो हमारा प्रीतम एकेडमी का दूसरा जो परिवार का हमारा चैनल है, इस वाले चैनल में हम लोग ऐसे ही सारे वीडियो को डालेंगे या लेंगे जिसमें आपका बोर्ड का एग्जाम में हर बार की तरह इस बार भी क्या हो, आपका अच्छा रिजल्ट आए। तो आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे जोत्सप्पे मैत्सनी के बारे में। और साथ में देखेंगे कि जोत्सप्पे मैत्सनी आखिर क्यों प्रसिद्ध है, क्या कारण है कि जोत्सप्पे मैत्सनी आपके क्लास 10 हिस्ट्री का जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का जो चैप्टर है उसमें एक इंपॉर्टेंट पात्र है, एक इंपॉर्टेंट क्या करता है, भूमिका अदा करता है माय डियर फ्रेंड। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये वाला वीडियो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसका जो पीछे वाला जो आपका वीडियो है जो अनसेट रेनन के बारे में, वो वाला वीडियो आप क्या करें जरूर देखें और फिर आप ये वाला वीडियो देखें तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन क्या करें माय डियर फ्रेंड जरूर प्रेस कर दें। तो बात करेंगे जोत्सप्पे मैत्सनी के बारे में। लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा पीछे जाता हूं और वहां से अगर मैं चीजों को मैं आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे ढंग से क्या होगा, समझ में आएगा माय डियर फ्रेंड। तो ये बात है 1815 का। कब का बात है? 1815 का। तो थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं, 1815 के मैं आगे चलता हूं तो आपको पता होगा कि एक बार ऐसा था कि जो पूरा का पूरा यूरोप था इसमें राजाओं का शासन था। और राजा आपको पता होगा कि बुर्गो राजवंश लुई 16वां का शासन हुआ करता था। अब लुई 16वां के बाद क्या हुआ कि लुई 16वां को नेपोलियन ने उसको हटाया, क्योंकि नेपोलियन का मानना था कि ये जो राजशाही शासन व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं हमारे देश के विकास के लिए क्या है, बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो नेपोलियन ने क्या किया कि लुई 16वां को और बुर्गो राजवंश को पूरे के पूरे फ्रांस से, यहां तक मैं बोलूंगा यूरोप से क्या किया, उसको निकाल दिया। और निकालने के बाद नेपोलियन क्या करता है, पूरे यूरोप पर कब्जा करता है। और कब्जा करने के बाद वो शासन व्यवस्था को चलाना शुरू करता है। तो नेपोलियन का जो शासन व्यवस्था था माय डियर फ्रेंड, वो बेसिकली लोकतंत्र के हिसाब से चल रहा था। लेकिन जो भी कामकाज का बात किया जाए या जिस भी तरह का वो काम को करता था उससे कहीं ना कहीं राजशाही शासन व्यवस्था का बू आता था। यानी कि वो जो भी काम करता था हमेशा अपने ताकत को बढ़ाने के लिए और अपने आप को सत्ता में मजबूत करने के लिए सारा काम किया करता था। नेपोलियन ऐसा घटना किया करता था। तो जब देखा गया कि नेपोलियन मनमाने ढंग से काम कर रहा है तो उस समय जो भी यूरोप की जो भी मुख्य शक्तियां थी उस समय की, तो मुख्य शक्तियों में जैसे आपका ब्रिटेन हो गया, आपका मैं बात करूंगा प्रसा हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, तो इन सारे देशों ने मिलकर क्या किया कि नेपोलियन को हराया। नेपोलियन को हराया। कब का घटना है? 1815 में नेपोलियन को हरा दिया जाता है। और हराने के बाद उसी समय एक संधि होता है नेपोलियन और बाकी जो भी देश, जो भी महाशक्ति था उनके बीच में क्या होता है, एक संधि होता है। उस संधि को बोलते हैं वियना संधि। तो वियना संधि में एक बात जो देखने के लिए मिला था, एक मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं, तो वो देखा गया था कि जो भी रूढ़िवादी विचारधारा है, रूढ़िवादी विचारधारा यानी कि ऐसा विचारधारा जो अपने पुराने रीति रिवाजों को लेके चलेगा, जो अपने पुराने रीति रिवाजों को क्या करेगा, लेके चलेगा। और वो परिवर्तन चाहेगा, लेकिन परिवर्तन वो अचानक नहीं चाहता, बल्कि क्या चाह रहा है कि परिवर्तन जो हो धीरे धीरे हो। इसका सबसे बड़ा मेन कारण क्या है, क्योंकि जब नेपोलियन ने बुर्गो राजवंश को हटाया,
बुर्बो राजवंश को हटाया और खुद गद्दी पे बहाल हुआ, उसके बाद जिस तरह की स्थिति करके दिखाया नेपोलियन ने, उससे कहीं ना कहीं ये जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग होते हैं वो डर गए थे। और इसी डराने के कारण जब नेपोलियन का पतन किया गया और फिर से जब बुर्बो राजवंश को बहाल किया गया, तो रूढ़िवादियों का मानना था कि ये जो परंपराएं चल रही है कि सत्ता में केवल राजशाही परिवार ही शासन कर सकता है और जो भी उच्च तबके के लोग हैं उनके द्वारा ही शासन का काम किया जाएगा, ऐसे लोगों का मानना निश्चित किया गया। और ये जो निश्चितताएं हुई कि राजशाही शासन व्यवस्था ही चलेगी हमारे यहाँ, लेकिन ये जो बुर्बो राजवंश है वो पूरा का पूरा एक असेंबली के अंदर क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा और उसी असेंबली के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, राजवंश को चलना पड़ेगा और सारा काम करना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि फिर से राजतंत्र जो है स्थापित कर दिया गया। तो जब 1815 में वियना संधि के द्वारा कहीं ना कहीं लगभग तौर पे बोला जाए कि भाई फिर से क्या किया गया, राजशाही शासन व्यवस्था को जब फिर से बहाल किया गया, तो उसके बाद से जो भी क्रांतिकारी लोग थे, मैं बात करूंगा, जो भी क्रांतिकारी लोग थे वो क्या हो गए थे, भूमिगत हो गए थे। यानी कि वो लोग छुप छुप के क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। और देखिए जो भी क्रांतिकारी नेता होते हैं, क्योंकि जोसेफ मैथ्यूनी एक क्रांतिकारी नेता थे, तो जो भी क्रांतिकारी नेता होते हैं उनका मुख्य काम क्या होता है कि जो भी शासन बहाल कर रहा है उस शासन में अगर किसी तरह की कोई त्रुटि है और किसी तरह का कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको ठीक करना। और आपको पता होगा कि बोला गया है कि जब भी कोई अच्छा काम होता है, जैसे एक मुर्गा होता है, वो सवेरे सबसे पहले उठता है और आपको जगाने का काम करता है, तो बोला गया कि जो सवेरे सबसे पहले जगता है और दूसरे को जगाने का काम करता है, उसको क्या किया जाता है, हलाल कर दिया जाता है, उसको मार डाला जाता है। आपको ये पता होगा। तो उसी तरह जोसेफ मैथ्यूनी और जितने भी तमाम क्रांतिकारी नेता थे, उनको डर था कि क्या अगला बारी मेरा है क्या हलाल होने का, क्या अगला बारी मेरा है कि क्या अगला बारी मेरा है। इसके चलते सभी जितने भी क्रांतिकारी नेता थे वो लोग भूमिगत हो गए और भूमिगत होने के साथ साथ क्या करने लगे कि अपने जैसे और भी क्रांतिकारी लोग बनाने का प्रशिक्षण जो है देना शुरू कर दिए। और ऐसा ही व्यक्ति कौन थे, हमारे जोसेफ मैथ्यूनी। ऐसे ही व्यक्ति कौन थे, हमारे जोसेफ मैथ्यूनी। तो बात करेंगे आप जोसेफ मैथ्यूनी के बारे में। तो बात किया जाए तो जो जोसेफ मैथ्यूनी है वो इटली का एक महान क्रांतिकारी थे। कहां के, गौर कीजिएगा, इटली का एक महान क्रांतिकारी थे। अब क्वेश्चन कभी इस तरह भी पूछा सकता है कि जोसेफ मैथ्यूनी कहां के निवासी थे, तो आप क्या बोलोगे, इटली का क्या था, ये निवासी था। और ये जो जोसेफ मैथ्यूनी है, इनका जन्म जो है वो 1807 में जनेवा नामक जगह में हुआ था। कहां पे हुआ था, जनेवा नामक जगह में हुआ था। तो यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। पहला, ये कहां के थे, तो इटली के थे। क्या काम करते थे, तो क्रांतिकारी थे भाई। जन्म कब हुआ, 1807 में, और इनका जन्म स्थान का है तो जनेवा में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और ये एक संगठन था, उस संगठन का नाम था कार्बोनरी। क्या नाम था, कार्बोनरी। और ये कार्बोनरी के साथ एक गुप्त संगठन था और उस गुप्त संगठन का क्या था, ये हमारे जोसेफ मैथ्यूनी सदस्य था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोसेफ मैथ्यूनी किस संगठन के सदस्य थे, तो आप क्या बोलोगे, कार्बोनरी गुप्त संगठन के क्या थे, सदस्य थे माय डियर फ्रेंड। अब एक घटना क्या होती है कि जब से इनको प्रसिद्धि मिलना शुरू हुई, और वो प्रसिद्धि क्या थी कि यहां तक तो ठीक था कि भाई वो इटली का क्रांतिकारी था, 1807 में उनका जन्म हुआ, जनेवा में वो जन्मे और ये कार्बोनरी गुप्त संगठन के सदस्य भी बने, यहां तक तो ठीक था। लेकिन इनको जो प्रसिद्धि मिला वो घटना कब का है, वो घटना है एक जगह था और वो जगह क्या था, लिगुरिया। क्या नाम था, लिगुरिया। तो ये अपने 24 साल की उम्र में, मैं क्या बात कर रहा हूं, 24 साल की उम्र में ये क्या करते हैं, लिगुरिया में क्रांति हो रहा था। तो उस अपने 24 साल के युवावस्था में क्या करते हैं, लिगुरिया में क्रांति कर देते हैं भाई। क्या करते हैं, क्रांति कर देते हैं। यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से क्या करते हैं, ये दे देते हैं। तो जब ये क्रांति कर देते हैं तो इस क्रांति में मुख्य पात्र जो है जोसेफ मैथ्यूनी हुआ करते हैं। और मैंने आपको पहले बता दिया कि जो भी 1815 के बाद जो भी लोग क्रांति में आया, अगर वो किसी भी तरह से राज्य का और राज्य के प्रति जो भी शासन चल रहा है अगर उसका विरोध कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं बहुत कड़ी से कड़ी दंड दिया जाता था। तो जब 24 साल की उम्र में ये लिगुरिया में जब क्रांति करते हैं माय डियर फ्रेंड, तो उस समय उनको क्या किया जाता है कि उनको इटली से इनको बहिष्कृत कर दिया जाता है। यानी कि इटली से इनको निकाल दिया जाता है, राजद्रोह का थप्पा लगाकर इनको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है माय डियर फ्रेंड।
अब जब इनको निकाल दिया गया तो बोला गया ना कि जिसका जो काम है वो तो काम करेगा, अगर किसी के मन में क्रांति की भावना है तो क्रांति तो करेगा, क्योंकि क्रांतिकारियों का काम ही होता है सुधारना। क्या काम होता है? क्रांतिकारियों का काम ही क्या होता है? सुधारना माय डियर फ्रेंड। तो जब इनको बहिष्कृत कर दिया गया तो बहिष्कृत करने के बाद इन्होंने दो भूमिगत संगठन बनाए। क्या बनाए? दो भूमिगत संगठन बनाए। तो दो भूमिगत संगठन बनाए, याद रखिएगा पूछा जाता है कि जोसेफ मैथ्यूरी ने कितने संगठन बनाए थे, तो इन्होंने दो संगठन बनाए थे। अरे देखो यहाँ पे एक भूमिगत वर्ड का प्रयोग, भूमिगत मतलब क्या होता है? छुपते छुपाते। क्या होता है? छुपते छुपाते। तो इन्होंने क्या किया? छुपते छुपाते दो संगठन बनाया। कब? 24 साल के उम्र में जब इनको बहिष्कृत कर दिया गया लिगुरिया क्रांति के बाद, तो इन्होंने क्या किया? दो भूमिगत संगठन बनाया। तो दो जो भूमिगत संगठन बनाया था माय डियर फ्रेंड, एक का नाम था यंग इटली, एक का क्या नाम था? यंग इटली, और दूसरा का क्या नाम था? यंग यूरोप। क्या नाम था? एक का क्या नाम था? यंग इटली, और दूसरा का क्या नाम था? यंग यूरोप। तो पूछा जाता है कि बताइए यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन का संस्थापक कौन है, या यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन का संस्थापक कौन है? तो आप क्या बोलोगे? जोसेफ मैथ्यूरी जी जो है इनके क्या है? संस्थापक है माय डियर फ्रेंड। बात करते हैं आगे। तो ये जो यंग इटली है इसका जो स्थापना है ये कहां पे किए थे? तो मार्सेई में किए थे। कहां पे किए थे? मार्सेई में क्या किए थे? जोसेफ मैथ्यूरी ने यंग इटली की स्थापना किया था। और वही बात किया जाए यंग यूरोप का, तो यंग यूरोप का जो स्थापना है उन्होंने बर्न में किया था। कहां पे किया था? बर्न में। तो ये भी आप याद रखिएगा कि यंग इटली कहां पे? मार्सेई में, और यंग यूरोप कहां पे? बर्न में क्या किया था? इसका स्थापना किया था। अब ये साल एक क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था, यानी कि जो आपका आपके जो सीनियर जो पीछे जो पार हुआ, यानी कि 2022 का जो आपका एग्जाम हुआ था बोर्ड में, उसमें पूछा गया था कि ये जो आपका यंग यूरोप है उसका स्थापना कब हुआ था। तो यानी कि ऐसे मैंने अगर आप अपना बुक को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें कहीं भी यंग इटली के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है कि यंग इटली का स्थापना कब किया गया है। आपका डिस्कशन किया गया था यंग यूरोप का स्थापना कब किया गया था। तो यंग यूरोप का जो स्थापना है माय डियर फ्रेंड 1833 में बर्न में जोसेफ मैथ्यूरी के द्वारा किया गया था। कितना में? 1833 में क्या किया था? इसका स्थापना किया गया था। तो ये तो बात रहा जोसेफ मैथ्यूरी के बारे में, कुछ चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना। अगर आप इतना भी लिख दोगे तो आपको नंबर जो है मिल जाएगा। लेकिन आगे का जो है वो ऐसे छात्रों के लिए जिनको बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए। तो देखिएगा अगर मैं बात करूं तो भाई देखो हम लोगों ने क्या देखा कि इनका जो जन्म होता है 1807 में होता है, और ये इटली में कि कौन सा जगह में जन्म लेते हैं? तो जेनेवा जगह में क्या करते हैं? जेनेवा नामक शहर में क्या करते हैं? जन्म लेते हैं। जन्म लेने के कुछ साल के बाद क्या करते हैं? एक गुप्त संगठन होता है वहां का, और उस गुप्त संगठन का नाम क्या है? कार्बोनरी। उसमें क्या करते हैं? अपने आप को एज ए मेंबर प्रेजेंट करते हैं, और मेंबर प्रेजेंट करने के साथ एक लिगुरिया नामक कोई जगह था, वहां पे क्रांति क्या करते हैं? छिड़ देते हैं। जब ये क्रांति छिड़ते हैं उस समय इनका जो आयु होता है वो कितना होता है? 24 साल होता है। और उसी समय 1815 में जब वियना कांग्रेस हुआ तो वियना कांग्रेस के बाद लोगों को लग गया था कि अगर अब हम लोग खुल के क्रांति करने के लिए आएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने जान से क्या करेंगे? अपने जान क्या करेंगे? गवा देंगे। तो इसी के कारण इनको भूमिगत रहना पड़ा, और भूमिगत रहते हुए क्या हुआ? 24 में जब उनका साल अपना जब एज का 24 साल हो रहा था उस समय लिगुरिया में क्रांति करते हैं, और उसी के कारण उनको क्या किया जाता है? देश से बहिष्कृत कर दिया जाता है, इनको देश से निकाल दिया जाता है। फिर मैंने क्या बोला कि क्रांति का मन में अगर किसी का भावना है तो क्रांति करेगा ही। जैसे आपका पढ़ने का मन है तो आप पढ़ोगे ही, उस तरह इसको क्रांति करने का मन था, ये क्रांति करेगा ही। तो इन्होंने क्या किया? भूमिगत होकर अपने जैसे बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षण देना शुरू किया कि हम लोग किस तरह से क्रांति करेंगे, किस तरह से हम लोग आजाद होंगे, किस तरह से हमें क्या क्या घटनाएं करना है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? दो भूमिगत संगठन बनाया, दो भूमिगत गुप्त संगठन बनाया, छुपते छुपाते इन्होंने संगठन बनाया। तो दो संगठन क्या था? एक का नाम था यंग इटली और दूसरा का क्या नाम था? यंग यूरोप। तो जो यंग इटली है उसको मार्सेई में ये इसकी स्थापना करते हैं, और जो यंग यूरोप है उसका स्थापना कहां करते हैं? बर्न में करते हैं। और यंग यूरोप का स्थापना कब किया गया? 1833 में बर्न में इसका स्थापना किया जाता है माय डियर फ्रेंड। आप देखिएगा अब अगला क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि सर अगर यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन का स्थापना किया गया या यंग यूरोप नामक एक गुप्त संगठन का स्थापना किया गया सर, तो आप यह बताइए इसका सदस्य देश कौन था? तो ये जो संगठन बना, इस संगठन के सदस्य देश का मैं बात करूं तो जो बच्चे पोलैंड में, इटली में, फ्रांस में और जर्मनी में रहते थे और जिनका विचार जो था, जिनका विचार एकदम किसके बराबर था? जोसेफ मैथ्यूरी के जैसा विचार था, जो क्रांति चाहते थे, जो परिवर्तन चाहते थे,
उन लोगों ने क्या किया, मिलकर इस संगठन में भाग लिया। यानी कि पोलैंड के जो भी युवा लोग हैं, जो भी फ्रांस के युवा लोग हैं, जो भी इटली के जो युवा लोग हैं और जो जर्मनी के जो भी युवा लोग हैं, इन्होंने क्या किया, ये दोनों संगठनों में, मैं किसका बात करूंगा, यंग इटली का और यंग यूरोप के संगठन में इन्होंने क्या किया, अपने आप को डाला, पार्टिसिपेट किया, अपने आप को क्या किया, उसका सदस्य बनाया। तो पूछा जाएगा तो आप आराम से लिख सकते हो कि बताइए जो भी मैथनी के द्वारा जो भूमिगत जो संगठन बनाया गया, एक यंग यूरोप और एक यंग इटली, तो वहां कौन से लोगों के सदस्य रहा करते थे, तो आप क्या बोलोगे, पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन, ठीक है, वहां के क्या करने वाले, एक जैसे विचारधारा रखने वाले युवा साथी थे। अब आगे देखिएगा, इन्होंने राष्ट्र के बारे में कुछ बोला था, राष्ट्र के बारे में कुछ टिप्पणी किया था। तो क्वेश्चन आता है मैथनी के द्वारा राष्ट्र के बारे में क्या कहा गया। तो मैथनी ने क्या बोला था कि मैथनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार, गौर से सुनिएगा, ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। राष्ट्र क्या है, मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। और इसी टैगलाइन के कारण ही इन्होंने क्या किया था, क्रांति करना शुरू किया था। क्रांति करने का मेन कारण क्या था, इनको लगता था कि भाई आखिर ये जो राष्ट्र बना है, ये राष्ट्र क्यों बना, ये मनुष्यों के कारण बना है और इन मनुष्यों के कारण ये पूरा का पूरा राष्ट्र चल रहा है। तो ये जो बीच में एक बिचौलिया खड़ा है, ये जो राजवंश खड़ा है, ये राजवंश क्यों खड़ा है भाई, इसको नहीं रहना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। और इसी के चलते इन्होंने क्या किया था, क्रांति करना शुरू कर दिया था। और इसका टैग क्या था, मैथनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र मनुष्यों की क्या है, प्राकृतिक इकाई है, ऐसा मानना था कि इनका जोसेफ मैथनी का मानना था। अब आगे देखिएगा, तो जब इन्होंने इस तरह का राष्ट्र क्या है इसके बारे में इन्होंने जब प्रवक्ता दिया, तो आखिर इस प्रवक्ता देने का मेन कारण क्या था, मैंने आपको क्या बताया कि जो बीच वाले लोग हैं, और इन बीच वाले लोगों ने क्या किया था कि जो पूरा का पूरा यूरोप है, इसको क्या किया था, बहुत भागों में तोड़ दिया था। और उस बहुत भागों में इटली भी था, जिसको अनेक भागों में तोड़ा गया था, अनेक प्रदेशों में तोड़ा गया था, अनेक राज्यों में तोड़ा गया था, या मैं बोल सकता हूं अनेक प्रांतों में तोड़ा गया था। तो जोसेफ मैथनी चूंकि इटली के थे, तो इनका मानना था कि अगर हमारे पे एक बुर्बो राजवंश शासन कर सकता है, एक अलग लोग शासन कर सकता है, तो अगर हम लोग एक जगह एकत्रित हो जाएंगे, हम लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, तो हमारे पास एक अच्छा पावर होगा और उस पावर से क्या कर सकते हैं, हम लोग भी शासन कर सकते हैं और हम लोग प्रगति के रास्ते पे क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। ऐसा जोसेफ मैथनी का मानना था। इनका क्या मानना था कि अगर हम लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं कि पे कोई शासन नहीं कर पाएगा और हम लोग क्या कर पाएंगे, अपने आप को आधुनिकीकरण कर देंगे और क्या करेंगे, हम लोग खुद को विकास कर लेंगे, ऐसा मानना था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भाई जो पूरा का पूरा जो राज्य है, उस राज्य में मनुष्य क्या है, उसकी प्रकृति की क्या है, मनुष्यों के लिए राज्य बना है। तो आखिर इस राज्य को टूट के क्यों रखना, इस राज्य को तोड़ के क्यों रखना। तो इन्होंने क्या किया, इटली के जो भी छोटे छोटे राज्य हुए थे या जो भी छोटे छोटे प्रदेश थे, उनको जोड़कर एक व्यापक गठबंधन के अंदर क्या किया गया, एक एकीकृत गणतंत्र बनाने का इन्होंने क्या किया, प्रयास किया। सबसे बड़ा इनका प्रयास क्या था कि इटली का एकीकरण करना है। क्या करना है, इटली का एकीकरण करना है। यानी कि जो भी इटली का छोटा छोटा राज्य, जो भी प्रदेश में बांटा गया, इटली को जो बांटा हुआ था, उसको एक व्यापक गठबंधन के अंदर लाना है और सबको क्या करना है, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना देना है। क्या करना है, स्वतंत्र राष्ट्र बना देना है। ऐसे इनके क्या थी, मनोकामना थी। अब आगे देखिएगा, तो जो इसने मैथनी ने जो मॉडल बनाया, और वो मॉडल क्या था कि अलग अलग राष्ट्रों को जोड़कर एक बड़ा इटली का एकीकरण करना। इटली के अंदर जो अलग अलग राष्ट्र जो टूट गए हैं, उनको जोड़कर क्या करना, एक बड़ा सा इटली बनाना। तो यही वाला जो मॉडल जो हमारे मैथनी ने दिया था, इटली के एकीकरण का जो मॉडल जो इन्होंने दिया था, इसी को देखा देखी जर्मन में मैं बात करूंगा। जर्मन का जो अलग अलग प्रांत में जो जर्मन टूट गया था उसको, जो अलग अलग प्रांत में जो फ्रांस टूट गया था उसको, जो अलग अलग प्रांतों में जो स्विट्जरलैंड टूट गया था उसको, और जो अलग अलग प्रांतों में जो पोलैंड टूट गया था उसको। तो इन लोगों ने क्या किया, जर्मन के जो लोग हैं, फ्रांस के जो लोग हैं, या स्विट्जरलैंड या जो पोलैंड के जो भी गुप्त संगठन के जो लोग हैं या फिर जो वहां के लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि इटली का अगर एकीकरण इस बुद्धि से हो सकता है, तो क्यों ना जर्मनी का एकीकरण किया जाए, क्यों ना फ्रांस का एकीकरण किया जाए, क्यों ना स्विट्जरलैंड का एकीकरण किया जाए, क्यों ना पोलैंड का एकीकरण किया जाए। तो इस एकीकरण करने के चक्कर में इन सारे देशों में भी क्या होने लगे, गुप्त संगठन। जिस तरह मैथनी ने बनाया था 2 गुप्त संगठन, उसी तरह ना जाने कितने गुप्त संगठन जो है इन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसका उन्होंने देखा था कि इटली का एकीकरण इस संगठन के माध्यम से हो सकता है। तो इन्होंने भी क्या क्या संगठन बनाना शुरू किया। कौन कौन से,
तो जर्मन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड जैसे देशों ने क्या किया, इनको देखा देखी चीजें जो है करना शुरू कर दिया। अब आगे क्या होता है कि जोत्सप्पे मैथ्सनी का जो पूरा का पूरा अगर आप काम देखोगे तो आपको ये क्या पता चलेगा कि जोत्सप्पे मैथ्सनी प्रजातंत्र का, मैं क्या बात करूंगा, सॉरी यहाँ होगा राजतंत्र का, क्या होगा, राजतंत्र का, किसका, राजतंत्र का, किसका, राजतंत्र का। अगर आप पूरा का पूरा फंडा देखोगे तो जोत्सप्पे मैथ्सनी जो है वो राजतंत्र का क्या घोर विरोधी है, और जो प्रजातंत्र है हमारा उसका क्या समर्थक है, क्या प्रजातंत्र का समर्थक है। इनको अच्छा नहीं लगता था, इनको जो राजा का जो शासन है वो कभी इनको अच्छा नहीं लगा। इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि राजा हमेशा अत्याचार करता है, क्योंकि हमने देखा था कि जब लुई 16वां का शासन या बुर्बो राजवंश का जब शासन चला तो उस समय आपने देखा कि राजा जो था वो बहुत ज्यादा विलासिता वाला व्यक्ति निकल गया, बहुत ज्यादा निरंकुश व्यक्ति निकल गया। उसके शासन पे उसकी बहू, उसकी जो बीबी जो है मेरी एंटोनेट, उनका शासन ज्यादा था, जिसके कारण पूरा का पूरा राज व्यवस्था जो होगा चौपट हो गया। लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाए, लोग ठीक से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाए। इसलिए ये जो राजतंत्र का जो व्यवस्था है इनको बहुत गंदा लगा। इनका मानना था कि भाई हम ही लोग के कारण जब राज बन सकता है तो हम ही लोग के कारण क्या होना चाहिए, राज चलना चाहिए। और इसी के कारण क्या थे, राजतंत्र का घोर विरोधी था और प्रजातंत्र का क्या था, बहुत बड़ा समर्थक था। तो इसके कामों को देखते हुए एक मेटरनिक था, उसका पूरा नाम है ड्यूक मेटरनिक। क्या नाम है, ड्यूक मेटरनिक। तो मेटरनिक ने क्या बोला कि ये जो, क्योंकि देखो मेटरनिक एक्चुअली रूढ़िवादी व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था, रूढ़िवादी व्यक्ति था। इसका बोला था कि हमें तुरंत परिवर्तन नहीं करना चाहिए, हमें राजा जो हमारी पुरानी जो परंपराएं चल रही है उन परंपराओं को लेकर चलना चाहिए, और परिवर्तन कैसे करना चाहिए, धीरे धीरे परिवर्तन करना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। तो मेटरनिक ने क्या कहा कि ये जो मैथ्सनी है ना, मैथ्सनी जो है हमारा, ये मैथ्सनी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ऐसा किसने कहा था, तो मेटरनिक ने बोल दिया था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा कि जोत्सप्पे मैथ्सनी हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है, तो आप क्या बोलोगे, ड्यूक मेटरनिक। क्या बोलोगे, ड्यूक मेटरनिक ने ऐसा कहा था। तो ये तो पूरी की पूरी घटना है कि भाई जोत्सप्पे मैथ्सनी कौन है, या उस पर संक्षिप्त टिप्पणी करें तो पूरा का पूरा डिटेल्स जो है मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। साथ में मैं बता दूं कि हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, साथ में जो भी हमारा टेलीग्राम का चैनल है, और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी आपको लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप तीनों पे ज्वाइन हो जाए, क्योंकि उसमें बीच बीच में आपको बहुत सारे मैं बोलूंगा कि बहुत सारे जो भी पीडीएफ बन सकते हैं या जो भी चीजें आपको अपडेट जो है वहां देता जाएगा। और आप जिस तरह आपने इससे पहले वाले चैनल को आपने सपोर्ट किया, इस वाले चैनल को भी क्या करें, सपोर्ट करें, और अपने दोस्तों तक क्या करें, वीडियो को शेयर करें। और एक बात, अगला जो वीडियो आएगा उस पे हम लोगों ने वियना संधि के बारे में देखना है कि वियना संधि क्या था और वियना संधि में क्या क्या शर्त जो है, क्योंकि देखो जब संधि होता है दो पक्षों के बीच में होगा, तो संधि में कुछ कुछ चीजें होती हैं जब दोनों पक्षों में होता है, तो उस संधि में क्या क्या बातें हुई थी वो आपको अगला वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तब तक क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ में बता दूं कि आपका जो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत जल्द, तो उसके लिए भी क्या करें, चैनल के साथ बने रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।